तो 9 क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग जो है ना SA1 अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम कह लो आप लोग, उसके रिगार्डिंग जो है सो रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, फिर से आप लोग के बीच में जो है सो क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वीडियो, इसलिए आप लोग जो है सो अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के जाइएगा, ताकि आपका एग्जाम जो है सो बेहतर जाए, अच्छा जाए और अपना मार्क्स अच्छे से आप लोग गेन कर सको। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सभी को कहेंगे कि सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल को, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उनको तो बहुत अच्छी बात है कि उनको आपको लगातार टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी, और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, मैं ये कहूँगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग जैसे समझ में आएगा वैसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है सो कौन सा ऑप्शन आपको जो है सो लग रहा है कि सही होना चाहिए, ये बात को कौन फॉलो कर रहा है? तो पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, या फिर पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, या फिर फसलों यानी पौधों के विभिन्न संसाधनों है ना के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। खरपतवार करने से क्या होता है? देखो, खरपतवार का अर्थ क्या होता है मालूम? खरपतवार का अर्थ होता है कि हमारे फसल में जो ऐरा गैरा जो घास उगा हुआ है, यहाँ पर जो है ना, ध्यान दो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये फसलों को, जैसे देखो मेरी बात समझो, पोषक और तत्व समझ आता है। अगर मान लो ये मेरा खेत है, खेत में अगर हम पौधा उगाए हैं, मस्त आम का पेड़ उगाए हुए हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी साग सब्जी लगाए हुए हैं, इसके जड़ पे अगर मान लो घास उग जाएगा, जड़ पे क्या उग जाएगा? घास। ये घास जो होता है ना, वो पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, मतलब प्रतिस्पर्धा करने में मतलब समझ रहा है, पौधा बढ़ेगा साथ साथ में घास भी बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा साथ साथ में घास भी बढ़ेगा। तो घास और पौधा दोनों एक दूसरे के लिए हानिकारक है। घास को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पौधा हानिकारक हो जाएगा। क्या पता, पौधा को उगने में हानिकारक है, वो पौधे को बढ़ने नहीं देगा। कौन? घास। तो खरपतवार करेंगे तो क्या होगा? इसके पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करता है, वो नहीं होगा। ऐसे मान लो यहाँ जड़ लगा हुआ है, ये घास ये हमारा पौधा था, ये हमारा पौधा किनारे क्या है? घास है। तो घास को बढ़ने से रोक रहा है कौन? सॉरी, पौधा को रोक रहा है घास बढ़ने से। हाँ, पौधा को रोक रहा है कौन? घास बढ़ने से। तो इसमें यानी कि पोषक तत्व क्या हो रहा है? कमी हो जा रही है। अगर हम घास को बढ़ देंगे तो पोषक तत्व क्या होगा? पूरा मिलेगा। किसको? पौधा को। इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं होगा, सी होगा। अब क्या बोल रहा है? पोल्ट्री पक्षी मतलब मुर्गा का देख लो, है ना, विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट लेगॉर्न, या फिर ब्रायलर, या फिर बोलते हैं व्हाइट कर्निश, या फिर न्यू हेमिस्फीयर। इसमें जो है ना, यहाँ पे क्या बोला है? पोल्ट्री पक्षी जो विदेशी नस्ल के होते हैं ना, उसमें अंडे देने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे आप घर में देसी मुर्गी पालिएगा तो एक दिन में एक अंडा देगा, एक दिन में एक अंडा देगा। लेकिन तुम पोल्ट्री मुर्गी पालो उसमें एक दिन में 2 अंडे देगा, है ना। तो वो सब क्या होता है? वो सब व्हाइट लेगॉर्न होता है। क्या होता है? व्हाइट लेगॉर्न। मतलब वो विदेशी नस्ल के मुर्गी होते हैं, है ना, जो ज्यादा अंडे देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और जो भी अंडा खाता है लोग पोल्ट्री वाला, वो सब एक दिन में 2 अंडा देता है मुर्गी, है ना। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियां में से कौन एक इतालवी मतलब इटालियन इटली प्रजाति है? इटली की प्रजाति है। इटली एक देश होता है, वहाँ की प्रजाति मक्खी ये है मधुमक्खी। कौन है? एपिस मेलिफेरा। हाँ, यही हो जाएगा ना, एपिस मेलिफेरा, याद रखना। ये क्या है? इटली की मधुमक्खियां हैं, है ना, इटली प्रजाति की। चलो अगला देखो। बारूद होता है क्या? तत्व होता है, यौगिक होता है कि मिश्रण होता है? तो बारूद जो होता है ना, बारूद कई सारी चीजों का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। विधियों से प्राप्त फ्यूरिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की, है ना, प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इसमें से नियम संतुष्ट करता है क्या? द्रव के और अनस्वरता का नियम, या फिर गुणित अनुपात का नियम, या फिर स्थिर अनुपात का नियम, या फिर विक्रम अनुपात का नियम? जब भी आपका यहाँ पे बोला जाएगा ना कि कॉपर हो चाहे ऑक्सीजन हो, है ना, या फिर कुछ भी हो, उसकी मात्रा क्या पाई गई? एक पाई गई, तो वो स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर छठा है, सॉरी, क्या बोला जा रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है बताओ? लगभग 200 गुना, लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 100 गुना, 1000 गुना, 100 गुना। कितना हो जाएगा? 2000। तो यहाँ पे है ना बोला जा रहा है 2000 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2000 गुना।
क्या कौन से ज़्यादा होता है जी? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन का द्रव्यमान किससे? इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? 2000 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर देखो, दिए गए दूरी ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? ध्यान देना, बात समझना। अंतिम देखो, अंतिम कितना है? अंतिम ये दूरी है और ये समय है, तो दूरी कितना है? दूरी अंतिम 32 है और समय कितना है? 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड में 32 मीटर। तो इसका औसत चाल जो होगा ना, दूरी बटा चाल होगा, क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो भागा मार दो। दूरी कितना है? दूरी है 8 आएगा सर इसका आंसर। एक मिनट, और ये उल्टा हो गया ना, दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय तो हो जाएगा औसत चाल, ये निकलेगा। 35 बटा तो क्या हो जाएगा बताओ? 32 बटा 4, 4 32 बोले है ना, तो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 तीसरा नंबर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चलो ठीक, नेक्स्ट सवाल। एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है? चाल और वेग दोनों अचर, चाल और वेग दोनों चर, और चाल और वेग दोनों अचर, और चाल और वेग चर रहते हैं। मतलब एक समान वृत्ति, देखो मान लो कि अगर आप पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटते रहता है, एक समान गति में चक्कर काटते रहता है ना, तो उसका चाल और वेग क्या दोनों अचर है? चाल और वेग दोनों चर है? चाल और वेग दोनों चाल चर है और वेग अचर है, या फिर चाल अचर है और वेग चर है? सर सेकंड वाला है ना, यहाँ पे चाल क्या रहेगा? चाल अचर और वेग चर। मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी है ना वेरिएबल रहेगा। चलो हाँ, अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, यही गलती लग रहा है हमको, यही गलत है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है पता है क्या? पौधों का रंग होता है वो, और कोशिका का बिलीव माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, सही है ये। लाइसोसोम स्रावी कणिका, ये भी सही है। और नाभिक मस्तिष्क, ये गलत है। मतलब कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए। तो वही गलत वाला ही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए। सवाल नंबर 10, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, तो विसरण, अंतशोषण, प्रसरण, वो सभी। उपयुक्त सभी होगा। क्योंकि मिट्टी में जो रोम बोला जाता है जड़ को, ठीक है, तो जड़ क्या करता है? मिट्टी से जल को क्या करता है? अंतर शोषण करता है, शोषण तो करता है, विसरण और प्रसरण, वो सभी। रुको एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि परासरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परासरण। प्रसरण का अर्थ होता है क्या होता है? जल को मतलब अवशोषित करना, ठीक है, और जल को छोड़ना को बोलते हैं विसरण। जल को छोड़ना को विसरण। अगर पौधे के पत्तियों से अगर मान लो जल का कण निकल रहा है, या फिर सिंपल समझ लो हमारे शरीर के चमड़ी से पसीना निकल रहा है, तो पसीना निकलना क्या हो गया? हो गया विसरण। और जो सूखता है वो क्या हो गया? परासरण। तो मिट्टी से जल क्या हो रहा है? पानी सूख रहा है, परासरण हो रहा है। चलो, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ईआर से संबंधित नहीं है? यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, या फिर यह कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच में सामग्री का परिवहन करता है, या फिर यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल होता है, या फिर यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल होता है? ये वाला सर, ये जो होता है ना, परिवहन करता इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है ना, ये, और यह नाभिक और पहले से यह है ना, यह ऊर्जा का स्थल हो सकता है, जो बोला ये गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ना, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, हम लोग पहले पढ़े थे, है ना, ईआर को बोलते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। बाकी इसमें गलत यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने, और थॉमसन ने? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ए। ए सर। जैक रदरफोर्ड ने परमाणु के खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे परमाणु का नाभिक का खोज बोलेगा ना, तो रदरफोर्ड को मारना, ठीक है। रदरफोर्ड क्या किया था? परमाणु का नाभिक का खोज किया था। अच्छा, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? अपरूप, या फिर समस्थानिक, या बहुलक, या फिर संभारिक? देखो यहाँ क्या है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का मान क्या था पता है? जैसे मान लो कि हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, है ना। क्या लिखा होता है? तो एटॉमिक मास ना, एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है।
इसके बारे में बताएंगे कभी विशेष क्लास में, क्या है कि इसका जैसे मान लो कोई देखते नहीं, कोई तत्व का जो होता है परमाणु संख्या अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता यस सर। है ना। जैसे मान लो कि उसको क्या बोलते हैं भैया? भूल गए। ठीक है बताएंगे। चलो आगे देखो, अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखो बोल रहा है कक्षा 3 पहले होता है के कक्ष, फिर एल कक्ष, फिर एम कक्ष, है ना। तो कक्षा 3 में एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं? 18 तो देखो इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, है ना। 18 क्या है ऑप्शन नंबर? 12 ऑप्शन नंबर सी। 18 होगा सर। हाँ ठीक। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट। सभी में 18 रहते हैं। और यदि गति करने सुनो, यदि गति करने के लिए 1 kg द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाता है, तो उस पर लगाया जाए तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 यस 1 मीटर प्रति सेकंड चाल हो की जाएगा। गति से करेगा। देखो इसमें जो है ना, इसमें अगर बोलता ना कि गति तो करेगा 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब स्पीड से, लेकिन द्रव्यमान बोल दिया है, द्रव्यमान बोल देगा ना। कोई भी वस्तु मान लो एक गाड़ी है, क्या है, एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो उसका कोई आदमी बैठा हुआ मान लो 20 kg का, चाहे 50 kg का, चलो 20 kg का कोई बच्चा है ना, बैठा हुआ है, तो उसका हर एक इकाई द्रव्यमान को क्या कर रहा है, वो गाड़ी उसको गति करा के ले जा रहा है, तो वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा, तो क्षेत्रफल कवर करेगा, तो त्वरण होता है, गति नहीं होगा, क्या होगा, त्वरण होगा। इसलिए सब त्वरण कर रहा है। मतलब याद रखना कि द्रव्यमान को गति कराएंगे, है ना, तो क्या होगा, त्वरण। तुरंत तो यानी कि 1 kg क्या द्रव्यमान है, हम लोग गाड़ी में बैठते तो हमारा द्रव्यमान होता है, और उसमें हर हमने तो 42 हाँ, तो हम लोग का ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो वही। अगर मान लो कि तुम 42 किलो, ठीक है, 42 kg है, नहीं सर, सुनो 42 kg है, यहाँ 42 न्यूटन बल लगेगा, यहाँ 42 न्यूटन बल लगेगा, इसका त्वरण क्या हो जाता है, यानी कि 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद को 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है? देखो बल का फॉर्मूला क्या है, mg²। देखो बल सर ना इसका होगा 24 एम। F=ma होता है। मास कितना है, 6 kg, और त्वरण कितना है, त्वरण 4 4 24, बोले तो सर 24 है ना। न्यूटन। याद रखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, 24 मिनट देखो एम गुना एस बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान दिया 6 kg, कितना दिया है 6, और त्वरण कितना, त्वरण है 4 मीटर, तो 24 हो गया तो 24 न्यूटन हो गया। ना, त्वरण। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, जाइलम किससे बना होता है, तो ट्रैकिड से, है ना, ट्रैकिड से। याद रखना जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का संवहन करता है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है किसको, हड्डी को दूसरा हड्डी से, नहीं इसको जोड़ते हैं। अच्छा एक मांस को हड्डी से, ये जी हाँ यही होगा, मांस मांस को हड्डी जोड़कर टेंडन, क्या जोड़ता है, टेंडन। ठीक है एक बार आंसर नहीं दीजिए। सर यही होगा, वही हो जाएगा आंसर, क्लास में इसका आंसर वही हो जाएगा। सर डाउट है। याद रखना कि हड्डी को मांस से जोड़ेगा ना तो टेंडन होता है, क्या होता है, टेंडन। चलो ठीक, सवाल नंबर 20 देखते हैं कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ, ठीक है, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ जो है ना, उसके हाथ की 2 लंबी हड्डियां होती है ना, वो उखड़ गई, क्या हो गई, उखड़ गई। तो बताइए इसमें क्या हुआ होगा, वो टेंडन टूटा कि कंकाल की मांसपेशी उत्तक से टूट गई, या फिर लिगामेंट टूट गई, कि एरिओलर उत्तक टूट गई। सर फर्स्ट याद रखना कि सुनो ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट टूटेगा, क्या टूटेगा, लिगामेंट। लिगामेंट। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। सी।